नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और बड़ा आदेश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने काफी खुशी जताई है। उनका कहना है कि हम इस आदेश से संतुष्ट हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि एक तरह से चुनाव आयोग की जो हेकड़ी है वो कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट में जरूर निकली है। जिस तरह से वो राहुल गांधी को, विपक्षी पार्टियों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, आज एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में थोड़े मिमियाते हुए नजर आए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये जो 65 लाख मतदाता है जिनके नाम काटे गए हैं, उनको चाहे फिजिकल या फिर ऑनलाइन जिस भी तरीके से हो, उनके आवेदन को स्वीकार किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आधार कार्ड के साथ साथ जो 11 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई एक भी दस्तावेज अगर किसी के पास है तो उसके आवेदन को फॉर्म 6 के जरिए स्वीकार किया जाए। अब आप ये सोचिएगा, अगर ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई हैं, तो ये पूरी की पूरी एसआईआर की प्रक्रिया, जिसके जरिए खेल जो किया जा रहा है, वो पूरा खेल ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि धराशाही हो गया है। मैं आपको बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आज क्या कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर आज जब सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा, ईसीआई को उन्होंने निर्देश दिया कि वो हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकल के अलावा ऑनलाइन आवेदन की भी अनुमति दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को मामले में चुप्पी साधने के लिए भी एक तरह से उन्होंने फटकार लगाई और पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि 1,60,000 बीएलएज हैं। बीएलएज वो होते हैं जो पार्टी के एजेंट होते हैं, जिनके ऊपर भी एक तरह से ये जिम्मेदारी पार्टियां देती हैं कि उनको घर घर जाकर ये सुनिश्चित करना है कि किसी का नाम जो है वो छूट ना जाए। और उन्होंने कहा है कि बीएलएस को जो है वो सामने आना चाहिए, मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं ये पूछा है। और अगली सुनवाई अब जो है वो 8 सितंबर को होनी है। चुनाव आयोग ने इसमें यह भी कहा है कि क्योंकि जो आवेदन देने की तिथि है वो इस महीने की आखिरी तारीख है, उस पर वो खत्म हो जाएगा। 30 तारीख को लास्ट जो सितंबर जो है उसको लास्ट लिस्ट जो है वो आ जाएगी, यानी कि फाइनल ड्राफ्ट जो है वो आ जाएगा। ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कि अगर इसको लेकर, यानी कि जिस तरह से मतदाता जिनके नाम कटे हैं, अगर उनका रिस्पांस जो है वो बहुत जबरदस्त अगर आता है, तो ये भी सोचा जा सकता है कि इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते के लिए, 8 दिन के लिए बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये मांग जो है याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को होनी है। एक और जो महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि बिहार के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, राज्य के 12 मान्य प्राप्त राजनीतिक दलों को अदालती कार्रवाई में पक्षकार बनाएं। ये चुनाव आयोग से कहा गया है। चुनाव अधिकारी हटाए गए मतदाताओं के आवेदन जमा करने वाले राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स को एक पावती यानी कि रसीद दें। सभी राजनीतिक पार्टियां अगली सुनवाई में उन क्लेम फॉर्म्स पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें जिसे जमा करने में उन्होंने वोटर्स की मदद की थी। यानी कि बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हम कह सकते हैं कि बीएलएस को यहां पर दी गई है। हालांकि यहाँ ये भी सवाल उठता है कि बीएलएस को आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, क्या चुनाव आयोग ने जब एसआईआर की इस प्रक्रिया को शुरू किया था तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी तरीके से संज्ञान में, विश्वास में लिया था कि हम इस तरह की एक प्रक्रिया जो है वो शुरू करने जा रहे हैं? ये तो एक तरह से फरमान की तरह से आया था और सब भौचक्के रह गए थे कि क्यों और किस तरह से ये एक तरह से ये प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। दूसरी बात कि बीएलएस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा रही है। सवाल यह है कि जिम्मेदारी दरअसल चुनाव आयोग की है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ से जो कहा गया है कि बीएलएस जो है वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। एक तरह से उन्होंने उन राजनीतिक पार्टियों को फटकार लगाई है जो इसमें
याचिकाकर्ता नहीं है, यानी कि उसमें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के तमाम घटक दल हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 12 में से 3 ही पार्टियां क्यों आई हैं। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल खड़ा किया है कि वो पार्टियां कहां हैं। नाम तो नहीं लिया, नाम जाहिर सी बात है क्यों नहीं लिया होगा, ये आप समझ सकते हैं, लेकिन ये कहा कि सिर्फ 3 ही पार्टियां क्यों आई हैं। अब इसको लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार एसआईआर मुद्दे पर दिए गए आज के फैसले का स्वागत करती है और इसकी सराहना करती है। हमारे देश का लोकतंत्र भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसी के घातक हमले से बच गया है। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए चुनाव आयोग के उस निर्णय को रद्द कर दिया था जिसमें उसने हटाए गए मतदाताओं की सूची साझा करने से इनकार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को निर्देश दिया था कि हटाए गए मतदाताओं की सूची कारणों सहित प्रकाशित की जाए। 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनके लिए आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाए। आज अदालत ने फिर स्पष्ट किया है कि आधार एक मान्य पहचान पत्र है जिसे चुनाव आयोग को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय तय किए हैं जिसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी को भी शामिल किया गया है। अब तक चुनाव आयोग का रवैया बाधा उत्पन्न करने वाला है और मतदाताओं के विपरीत रहा है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ये हमें एक ऐसा अधिकार प्रदान करता है जिसे चुनाव आयोग अनदेखा नहीं कर सकता है। अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से बेनकाब और हो गया है और बदनाम हो गया है, इसके G2 कठपुतली संचालक निर्णायक रूप से पराजित हो गए हैं। ये कहना है जयराम रमेश का, कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस आज का जो फैसला है इसको वेलकम किया जा रहा है, इसका स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो विपक्षी पार्टियां लगातार जो मिली भगत का आरोप लगाती रही हैं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर, उसकी एक बानगी आज मैं आपको दिखाने जा रही हूं। अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में एसआईआर को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, तो वो क्या कह रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसी पार्टी है या एनडीए में जो है उनकी तो मजबूरी है, वो चाहकर भी मुंह नहीं खोल सकते, तो मैं यहाँ सिर्फ बीजेपी कहूंगी, उनके अलावा कोई ऐसी पार्टी है जो एसआईआर को लेकर अपनी आपत्तियां न दर्ज करा रही हो, चुनाव आयोग पर सवाल ना खड़ा कर रही हो। लेकिन आप देखिए कि अब चुनाव आयोग के पक्ष में खुलकर होम मिनिस्टर अमित शाह सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है एसआईआर 2003 में भी हुआ था, हालांकि नहीं हुआ था, एसआईआर पहली बार हो रहा है। 1961 में भी हुआ था और 1970 में भी हुआ था। तो अब समस्या क्या है? अगर एसआईआर से कोई भी नागरिक या राजनीतिक पार्टी संतुष्ट नहीं है तो असेंबली के रिटर्निंग ऑफिसर, जिला कलेक्टर और राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने अपील कर सकता है। सड़क पर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी ने शिकायत के लिए बनाए गए किसी भी फोरम पर एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है। लगता है जैसे कि अमित शाह ने जो राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको नहीं देखा, जो जिस तरह से उन्होंने उसमें चुनाव आयोग की पूरी जो पोल खोली है, जो मिली भगत बताई है, उसको शायद उन्होंने नहीं देखा। लगातार जिस तरह की शिकायतें की जा रही है उसको शायद उन्होंने नहीं देखा। और अब आप ये देखिए कि आखिर होम मिनिस्टर को एसआईआर को लेकर ये तमाम बातें क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है। आपने कराया है ये एसआईआर तो चुनाव आयोग करा रहा है, जो कि एक संवैधानिक निष्पक्ष इंडिपेंडेंट संस्था है। तो आप ये देख लीजिए कि कैसे ये पोल खुद ही खुलती हुई नजर आ रही है, कैसे जो नेक्सस है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का, ताकि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां फंस रही हो उसे कैसे विजयी बनाया जाए, इसकी पोल लगभग हर दिन खुलती हुई नजर आती है। आज प्रधानमंत्री भी बिहार में थे और वहां से कई ऐसी वीडियो सामने निकल कर आ रही है। वहां महिलाएं थी, उन्होंने जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो आपने टेंट वेंट लगा रखा है इसकी क्या जरूरत है, ये जो आपने ताम झाम लाव लश्कर के साथ अपनी ये रैली की है, और वो भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में थी प्रधानमंत्री की, उन्हें शायद बुलाया गया होगा जिस तरह से भीड़ इकट्ठी की जाती है, और उन्होंने ये कहा कि इसकी जगह फैक्ट्रियां लगाइए, उसकी जगह आप कारोबार दीजिए, रोजगार दीजिए, इस सबसे क्या हासिल हो रहा है। और वोट चोरी को लेकर
लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। वहीं पर एक और युवा, जब उससे पूछा गया कि आप अपनी मर्जी से आए हैं, तो उसने कहा नहीं, उसको लाया गया है, वो यहाँ पर नहीं आना चाहता था। तो आप इस नर्वसनेस को आप समझिए कि एक तरफ एक ऐसी ऑर्गेनिक भीड़ है जहां कोई अपनी चेस्ट पर कोई युवा टैटू बनाकर आ रहा है और दीवानों की तरह वो राहुल गांधी तेजस्वी यादव से मिलने चाहता है। आग की तरह उनकी यात्रा जो है वो फैल रही है, एक कॉन्फिडेंस अलग नजर आ रहा है। पूरा इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया आप ये देखिए कि इससे भरा पड़ा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं तो आप ये चर्चा का विषय भी नहीं बनता है। और वो तमाम डबल इंजन की सरकार है, पूरा सरकारी अमला, सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है उस भीड़ को लाने के लिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि एसआईआर भी जमीन पर किस तरह से नाकाम साबित हो रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो आज ये आदेश आया है, ये किस तरह से माथे पर पसीना लाने के लिए चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी है, ये आपको समझना चाहिए। मैं सीधा रुख करूंगी अपने मेहमानों का। मेरे साथ कई खास मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। हेमंत कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मेरे साथ वो बिहार से जुड़ गए। हेमंत जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं, एनालिस्ट हैं और बिहार से ही आते हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सिद्धार्थ जी कार्यक्रम में। मेरे साथ ओंकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और उनकी पृष्ठभूमि भी बिहार से ही। आपका भी बहुत स्वागत ओंकारेश्वर जी कार्यक्रम में। शुरुआत में सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगी कि ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या आपको लगता है कि एसआईआर की अब ये प्रक्रिया जो है पूरी बेमानी हो गई है? इसको जिस तरह से तोड़ दिया गया है एक तरह से, और जो पूरा एक हथकंडा अपनाया जा रहा था लोगों को शामिल ना करने का, अब सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नाम शामिल हो हर कीमत पर। और बीएलएस के साथ भी चुनाव आयोग पूरा अपना एक तरह से तालमेल बिठाए, जो कहीं ना कहीं बीएलएस भी शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी बात को सुना ही नहीं जा रहा है। जी देखिए, बिहार का जो एसआईआर का मामला है वो अब कानून की जद से बाहर जा चुका है। वो अब जनता के जद में जा चुका है। जो चीज जनता के जद में चली गई है तो वो एक भावनात्मक विषय हो जाता है, उसका तकनीकी पहलू बहुत जरूरी नहीं होता। मैं इंतजार कर रहा था कि इस केस में जो एडीआर के तरफ से प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं, वो लोग जो इस केस को लड़ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई इसकी तकनीकी प्रतिक्रिया आज के जजमेंट की नहीं दी है। इसीलिए क्योंकि केस जो लड़ रहा है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। लेकिन मोटा मोटी जो हमारी समझ में आ रहा है, वो समझ में ये आ रहा है इस जजमेंट से, आज का जो अंतरिम जजमेंट है, कि किसी का ये कहना नहीं था कि कोई मैच बिना अंपायर के हो। लोगों का बस इतना कहना था कि कोई मैच हो तो अंपायर निष्पक्ष हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि केचुआ के पास चुनाव करवाने का सर्वाधिकार नहीं है। ये केचुआ कहता था हमेशा कि सब कुछ हम ही करेंगे, हम जो चाहिए करेंगे, हम जो करेंगे वही सही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि उसके पास सर्वाधिकार नहीं है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि केचुआ ने जो प्रक्रिया अपनाई थी वो प्रक्रिया भी गलत है। इसका मतलब ही है कि अंपायर गलत था, पारदर्शी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। क्योंकि जैसे ही आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आधार और राजनीतिक दलों के बीएलओ को प्रक्रिया में हिस्सेदारी दे दी, इसका मतलब ही है कि उसने कह दिया कि चुनाव आयोग तो शुरुआत किया था, चुनाव आयोग के एसआईआर में तो आधार की जरूरत नहीं थी, चुनाव आयोग के प्रक्रिया में तो बीएलए की जरूरत नहीं थी, जो राजनीतिक दलों के एजेंट होते हैं। चुनाव, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों चीजों को वापस डाल के बिहार के एसआईआर को, जो एसआईआर का मतलब, जो एसआईआर केचुआ कर रहा था, उसको एक दंतहीन सर्प बना दिया है। अब स्थिति ये होगी कि अब आज के जजमेंट के चलते जो 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, वोटकटवा जो जनता है, उसको अगर राजनीतिक दल के बीएलओ वगैरह जाके उनका नाम वापस जुड़वा देते हैं, आज का अब तो ऑनलाइन भी जोड़ने की बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तब सोचिए ये जो 65 लाख लोगों का वोट जिस भाजपा ने काटा था, उनको जो मुख्य धारा में सुप्रीम कोर्ट ने लाया है, तो क्या ये 65 लाख लोग बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि इनका वोट ही तो बीजेपी ने काटा था। क्योंकि ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये बिहार के गरीब ग्रामीण श्रमजीवी वोटरों का वोट खाने की साजिश थी। ये सबको अब पता लग गया है।
हम लोगों ने काफी कुछ इस पर रिसर्च किया। हम जो बिहार में जिस बूथ से हम लोग आते हैं, वहां पर हमारे अपने ही बूथ का हमने चेक किया। जब इन्होंने दूसरा लिस्ट निकाला, डिलीटेड लिस्ट निकाला, जब हमने डिलीटेड लिस्ट निकाला तो वो डिलीटेड लिस्ट में 44 नाम कटे हुए थे उस बूथ के। और वो जो 44 नाम थे उसमें 30 नाम महिलाओं के कटे हुए थे। और वो जो 30 नाम थे वो गरीब ग्रामीण श्रमजीवी महिलाओं के थे। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जब, और सबको पता है जो माइग्रेशन होता है, अगर बिहार से लोग जाते हैं कहीं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए, तो वो युवा जाते हैं। और हमें इसीलिए ये पता है कि ये युवा हर साल छठ और दीपावली के समय वापस आते हैं। उनके लिए पूरी सरकारें क्या कहते हैं, स्पेशल ट्रेनें लगाती हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है, मारामारी होती है। इसका मतलब जो बिहार में युवा है, केवल वो युवा बाहर जाता है और वो भी साल में एक बार वापस आ जाता है। इसका मतलब वो बिहार का नागरिक है, वो केवल कमाने के लिए 2-4 महीने के लिए बाहर जाता है। वैसे में अगर युवाओं का नाम कम हुआ होता तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर तो महिला 44 में से 30 महिलाओं का नाम कट गया, जबकि महिलाएं ज्यादा बिहार में रहने वाली हैं, वो परिवार में रहती हैं। तो ये जो गरीब ग्रामीण श्रमजीवियों के वोट काटने का जो ये जो साजिश थी, ये पूरी तरह से ये साजिश अब नाकाम हो गई है। अब जो भी 65 लाख लोगों का नाम वापस इसमें अब जुड़ेगा, अब सोचिए कि वो वोट काटने वाली बीजेपी को अपना वोट डालेंगे क्या? तो मेरे ख्याल से हुआ यह है कि केचुआ और बीजेपी की पोल जो इसमें इस मामले में पूरी तरह से खुल गई है, वो इसीलिए खुल गई क्योंकि केचुआ की प्रक्रिया को केचुआ बचाव कम कर रहा था, बीजेपी सबसे पहले बचाव के लिए उतर गई। ये अगर अंपायर गलत कर रहा है, सवाल अंपायर पर है, तो दूसरी टीम अंपायर के बचाव में क्यों बोल रही है? अंपायर को खुद बोलना था। लेकिन जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, जिस गर्मी के साथ, जिस आक्रामकता के साथ बीजेपी चुनाव आयोग के पक्ष में बैटिंग करने के लिए उतरी, उसके चलते आज ये हो गया है। मेरे ख्याल से आज ही एक सर्वे हुआ है बिहार में, काफी कुछ अखबारों में उसकी रिपोर्ट आई है। बिहार में एक सर्वे हुआ है अभी ताजा सर्वे, जिसके मुताबिक 2/3 लोगों को, मतलब 3 में से 2 लोगों को ये लगता है कि केचुआ कुछ न कुछ छुपा रहा है, चुनाव आयोग इस पूरे मामले में छुपा रहा है, वो पारदर्शी नहीं रहा। तो सोचिए कि अगर ईडन गार्डन में क्रिकेट मैच हो रहा हो, 1 लाख लोग खड़े हों मैच देखने के लिए, और अंपायर पर 65,000 लोग अंपायर को देख के वोटिंग करने लगेंगे, तो वो अंपायर की क्या इज्जत बचेगी? वो कैसे मैच खिलवा सकता है? वो तकनीकी रूप से कितना सही है गलत है अपनी जगह पर है, लेकिन जनता की नजर में हुआ यह है कि पूरी तरह से ये केवल एक्सपोज नहीं हुई है। जी, क्या सिद्धार्थ जी आपको ये भी लगता है कि ये जो एक तरह से जो आंदोलन, पूरा एक जन आंदोलन जो बन गया है, क्या इससे भी कहीं ना कहीं जो फैसला आया है वो इससे प्रभावित भी लगता है, क्योंकि वो देख रहे हैं जमीन पर कि क्या हो रहा है, कैसे इस जो यात्रा है वो यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है। तो गुस्सा, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो गुस्सा किस तरह से फूट सकता है? क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले में उसकी भी कहीं ना कहीं एक वानगी है? देखिए, जिस न्यायपालिका को अपने कुत्ते का जजमेंट खुद वापस लेना पड़ा, कुत्ता प्रेमी लोग सड़क पे आ गया, तो आप सोचिए यहाँ पर तो 65 लाख जनता की बात हो रही है। और केवल 65 लाख जनता की बात नहीं हो रही है, जनता सड़क पर केवल बिहार में है। लेकिन समस्या ये हो गई, देखिए फिर से कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो कहानी है इसका मतलब क्या है कि किसी ने कह दिया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। अब जिसका भी दाढ़ी में तिनका था वो अगर हाथ छूने लगे, तो सवाल जब उठा था एसआईआर पर, तो वो सवाल भाजपा पर नहीं उठा था, वो उठा था चुनाव आयोग एसआईआर इस तरह से क्यों कर रहा है। चुनाव आयोग इसमें अपना बचाव करता, उससे पहले जो भाजपा बचाव करने के लिए उतर गई, वो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। इसके चलते आज एसआईआर में सड़क पर भले बिहार में जनता हो, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मैं पिछले हफ्ते बिहार में था, आज मैं कर्नाटक में हूं, जहां पर भी जाता हूं ना, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोर है। जहां पर एसआईआर नहीं भी हो रहा है वहां पर भी भाजपा के बारे में हो रहा है। मेरे कई सारे कर्नाटक में भाजपा के मित्र हैं जो कि चुनाव जीत के आए हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से चुनाव जीतते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। वो भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं, अरे यार सिद्धार्थ, ना लोगों से मिलने में ना थोड़ा चका लगता है, कोई भी सड़क पे पूछ देता है तुम लोग चुनाव चोरी करके जीते हो क्या? अब बताओ ना, मैं इस तरह का आदमी तो हूं नहीं। तो मतलब एक अटपटी स्थिति भाजपा ने अपने ही कार्यकर्ताओं के लिए ले आई। और जो मैं बता रहा हूं कि भाजपा, ये किसी भी राजनीतिक दल के जो समर्थक होते हैं, बहुत सारे समर्थक होते हैं, कार्यकर्ता अपनी जगह पर हैं, जो समर्थक होते हैं ना, भाजपा का भी जो एक समर्थक है, जो भाजपा का कट्टर समर्थक भी है, वो चाहता है कि जैसे क्रिकेट फैन चाहता है
मैं मान लीजिए मैं इंडिया का फैन हूं, मैं मैच देखने के लिए 1,000 रुपए का टिकट लिया, मैं मैच देखने के लिए गया, मैच शुरू होने से पहले सामने वाली टीम, इंडिया टीम के सामने हाथ जोड़ के बोल दे कि हम तो मैच नहीं खेलेंगे, आपके साथ वॉक ओवर दे देंगे, तो कैप्टन भले खुश हो जाएगा इंडिया टीम का, लेकिन जो दर्शक है ना वो तो कहेगा मेरा 1,000 रुपया वसूल ही नहीं हुआ। मैं तो चाहता था कि एक अच्छा मैच हो और मैच के अंत में मेरी टीम जीते। यहाँ तो भाजपा ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है, वॉक ओवर करवा देते हैं, जैसे इन्होंने सूरत में किया था। 2024 के चुनाव में सूरत एक जगह है, वहां पर 20 लाख जनता के बीच में एक एमपी भी चुना गया, लेकिन एक भी जनता वोटिंग पोलिंग बूथ पर गई ही नहीं वोट करने के लिए, एक भी आदमी की उंगली पर निशान नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्होंने चुनाव ही नहीं करवाया, निर्विरोध करवा दिया। तो भाजपा के समर्थकों के लिए भी जिस तरीके से चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग से पहले भाजपा उसके बचाव में उतर गई, और अब यह स्पष्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के 2-3 अंतरिम निर्णयों में कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया गलत थी। इसका मतलब ही है कि भाजपा के लिए बहुत ही अटपटी स्थिति है। ये जो वोट चोर का तमगा है ये उनके माथे पर चिपक गया है। इसीलिए कल भी हमने सदन के मानसून सेशन के अंतिम दिन संसद में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जब संसद में अंदर आ रहे थे तो एक नारा चल रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। अब सोचिए भारत के प्रधानमंत्री अपने ही सदन में जा रहे हैं और उनके साथ इस तरह का अगर हुटिंग होगा तो सोचिए कि किस तरह की स्थिति भाजपा की हो गई है। और मेरे ख्याल से भाजपा ने ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, कुल्हाड़ी पर अपना पैर मार लिया है। अब उनका 65 लाख वोटर बिहार में घट गया, क्योंकि ये जितना भी काटा था ये सब नाम जब जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद एक में एक आदमी भी भाजपा को तो वोट नहीं डालेगा, क्योंकि भाजपा ने इनका वोट कटवाया था। तो ये क्या मारे गए गुलफाम, एक मुफ्त में मारे गए गुलफाम वाली स्थिति हो गई है। ठीक ठाक था, इनको 65 लाख में 10-15 लाख वोट इनको मिल जाता, ये 65 लाख वोट कटवा के इन्होंने 30-40 लाख वोट का अपना घाटा भाजपा ने खुद करवा लिया। अब क्या कीजिएगा, ज्यादा जी समझदार होता है तो उसको 3 जगह गंदगी लगती है। जी, बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। हेमंत जी, आपके पास मैं आ रही हूँ क्विकली, एक कमेंट मैं ओंकारेश्वर जी से ले लूँ। ओंकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या आपको लग रहा है कि मुँह की खानी पड़ी है चुनाव आयोग को, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से उसे करारा तमाचा लगा है? क्योंकि जो भी उसकी साजिशें थी एक तरह से, कि वो चाहते थे कि आधार कार्ड ना शामिल हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास सिर्फ आधार ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको शामिल करना ही होगा, और ये भी कह दिया गया कि ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, आपको बीएलएस के साथ एक तो आप तालमेल बिठाइए, ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, फॉर्म भरवाइए और ये सुनिश्चित करिए कि सबके नाम इसमें शामिल हो। और नाम कैसे शामिल होंगे? जाहिर सी बात है कि वो लिस्ट उन्होंने दे दी है डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आधार भी शामिल है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आपकी बिजली का बिल भी हो सकता है, पानी का बिल भी हो सकता है। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये बहुत बड़ा झटका है और ऐतिहासिक है। उनको आगे की शिक्षा के लिए सबक है, कम से कम इस तरह के फैसले ना करें। और जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं आज बिहार में जिले जिले में जाकर, ये उसको भी बल देता है कि जो उन्होंने बात कही कि जिस तरह से वोट चोरी की जा रही है, और ऐसे कैसे कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, किन शब्दों में कह सकती है? आपने 65 लाख नाम काटे, उनको पहले तो अपलोड करने को कहा और फिर इसको कहा कि आप इसको जोड़ें और 10 दिन के अंदर में जोड़ें। यानी साफ साफ तौर पे कह दिया कि आपका ये सारी कार्रवाई गलत थी, कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर। और इसलिए यह जो फैसला है वो आगे के जो चुनाव आयुक्त होंगे या जो भी चुनाव अधिकारी होंगे उनके लिए भी ये सबक है कि आप रिवीजन के नाम पे, करेक्शन के नाम पे, एन चुनाव के पहले और 1 महीने में, और आप एकदम ऐसे कि पहले आपने कह दिया कि आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, ऐसा कैसे कह दिया? आधार कार्ड को नहीं मानना, जिसको प्रधानमंत्री स्वयं प्रचारित कर चुके हैं कि मेरा आधार पहचान, ये सिर्फ बिहारियों का आधार कार्ड थोड़ी है, पूरे देश का आधार कार्ड है। फिर तो सबके सवाल होंगे, फिर मेरा पासपोर्ट कैसे बनेगा, फिर मेरा बाकी सारा काम कैसे बनेगा? आज देश भर किसी भी व्यक्ति के पास सिर्फ आधार कार्ड ही पहचान होती है, इसको भुलाया नहीं जा सकता कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और हमें वापस उन्होंने इंक्लूड कर लिया इसलिए भूल जाइए। आपने इस पे सवाल कैसे, आपने आधार की विश्वसनीयता को खतरे में कैसे डाला? अब आगे भी लोग सोचते रहेंगे, आज भी सोच रहे हैं कि जो मेरा आधार किसी भी दिन निराधार हो जाएगा, ये हम खुद निराधार बेसलेस हो जाएंगे। हम फिर क्या दिखाएंगे, कौन सा कार्ड दिखाएंगे?
क्योंकि लोगों ने राशन कार्ड रखना और बाकी डेट ऑफ बर्थ रखना तो सब भूल गए हैं कि भाई सब कार्ड छोड़िए, वन नेशन वन कार्ड। तो वो वन नेशन जो वन कार्ड था, आपने प्रधानमंत्री के ही उस कार्ड को डिस्कार्ड कर दिया। अब जाके 65 लाख लोगों को आपने जो उनके नाम काटे और उसमें जिंदा लोगों के साथ चाय पीते राहुल गांधी दिखे, ये मुद्दा किसके पास है? बैठे बिठाए ये मुद्दा अपनी भारतीय जनता पार्टी को दिया, एनडीए को दिया या इंडिया को दिया। तो ये कवायद क्यों की, किसके कहने पे की? जो खबरें आ रही हैं इधर उधर से, जो अपुष्ट खबरें हो रही है, तो उन्हें डांट भी पड़ी है, जाहिर डांट पड़नी चाहिए। क्यों? जो अभी तक राहुल गांधी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मसला उठा रहे थे कि ये लोग संविधान बदल देंगे, उसको आपने उससे भी कई गुना बड़ा वो मुद्दा दे दिया। वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है, उसमें आपने वोट के साथ साथ उसकी नागरिकता को भी जोड़ दिया। वरना हम वोट करें ना करें, कौन जीते कौन हारे, ये तो मसला एक था, उससे फिर भी जनता चिंतित नहीं होती। आप करें नहीं, आपका वोट का अधिकार तो छीन ही रहे हैं, आपका आधार कार्ड भी काम नहीं करेगा। अब लो भाई, मेरा तो बैंक भी उसी से चल रहा है, नौकरी उसी से चल रही है, शहर छोड़ के एक मजदूर जाता तो आधार भी जाता है। इतना बड़ा मिस्टेक और जो वो किया है इन्होंने, जो सही चुनाव आयोग ने, चाहे जिनके इशारे पे की हो, जिनकी उस पे की हो, इसने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बुरी तरह बैकफुट पर ला दिया। और अब बिहार में वो कुछ कह नहीं पा रहे कि कहें तो कहें क्या। प्रधानमंत्री वहां गए, उनकी यात्रा हुई, वहां के लोग पूछ रहे हैं कि भाई बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देना था, स्पेशल स्टेटस देना था, उसका क्या हुआ? आप तो 1,20,000 करोड़ का जो घोषणा किया था, उसका क्या हुआ? उसमें से कुछ हुआ कि नहीं हुआ? आप कहते थे कि लालू के राज में जंगल राज हुआ। बिहार में 5-5 आदमी घुस के हॉस्पिटल में सरेआम गोली मार रहा है, सरेआम हत्याएं, बलात्कार, और क्या नहीं हो रहा है। वो आप इसको जंगल कह रहे हैं कि ये मंगल राज कैसे है, क्या है? 70,000 करोड़ का अभी घोटाला कैसे हो गया? उसका यूजर सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया? आप लालू के चारा घोटाला की याद दिला तो बहुत छोटा था, ये 70,000 करोड़ का है। सृजन घोटाले का क्या हुआ? बिहार में जो इंजीनियर बाबू के बनाए हुए दर्जनों पुल बह गए, उनका क्या हुआ? ये जो है वो बीजेपी एनडीए के सामने मुंह बाए खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए वो बिल लेके आ रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देंगे, मंत्रियों को जेल में डाल देंगे, और कह रहे प्रधानमंत्री को जेल में डालेंगे। तो प्रधानमंत्री को जेल में डालने का अरेस्ट ऑर्डर अगर कभी केस हुआ तो, अभी तो कोई केस है नहीं, जब केस हुआ तो ये करेगा क्या? गृह मंत्री साइन करेंगे उस पीएम के अरेस्ट ऑर्डर पे? क्या बात करती? और ये अमेंडमेंट बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, इसको आप यूं ही पास नहीं कर सकते, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये बड़ा, कुल मिला के ये बीजेपी के लिए मुश्किल भरा ये समय है, और देखिए कि आगे क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत एको कर रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ ओंकारेश्वर जी, और हेमंत जी के पास मैं जाऊंगी। हेमंत जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इस जो फैसला है आज जो आया है, इसने कांग्रेस ने तो उसका स्वागत किया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आज जब प्रधानमंत्री वहां पर थे तो वो बताया जा रहा है कि जो पुल ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि शायद कई महीने से उसी का फिर से उन्होंने उद्घाटन किया है। ये जो है खबर मैं देख रही थी। इसके अलावा आप ये देखिए कि वो बात कर रहे हैं कि हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसमें खाली छोटे लोगों को क्यों पकड़ा जाए, क्यों नहीं बड़े लोगों को, प्रधानमंत्री तक को क्यों नहीं जेल में डाल दिया जाए अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो वे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर देखिए वो कितना एक तरह का मॉरल हाई ग्राउंड वो ले रहे हैं। हालांकि सारे भ्रष्टाचारियों को तो उन्होंने अपनी पार्टी में ज्यादातर को भर के वॉशिंग मशीन में उनको धो दिया है, तो ये एक अलग बात है, इस पर मैं आऊंगी। लेकिन सवाल मेरा आज के इस ऑर्डर पर, क्या आपको लग रहा है कि बिहार के लोगों के लिए एक राहत की बात है? क्या आपको लग रहा है जो यात्रा निकल रही है इसका भी असर कहीं ना कहीं इस ऑर्डर पर देखने के लिए मिल रहा है? जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा है उससे लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि एसआईआर को रोकना चुनाव तक, इनकी प्रक्रिया को आप बाद में उनको अनुमति देते कि आप चलाइए इसको,
लेकिन मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि ये गलती चुनाव आयोग की है, उसका खामियाजा दूसरे लोग क्यों भुगते हैं? सवाल नंबर एक, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो कहा था कि हम मतदाता सूची को पवित्र बनाना चाहते हैं। मैं उसको यही सब मैंने दिया है कि उसका पवित्रीकरण करना चाहते हैं, लेकिन उसमें इतनी अपवित्रताएं हुई हैं कि वो लोग उस देख करके भौचक हैं। अब अभी बगहा, पिपरा और मोतिहारी के कंस्टिट्यूंसी में 80,000 लोग फर्जी पते पर वोटर दर्ज हो गए हैं। एक एक घर में 5-5, 600 लोग वोटर दर्ज हो गए हैं एक एक पते पर। और उसके बाद ये रिपोर्ट क्या किसी को नजर नहीं आ रही है? ये गलती किसने की? क्या राजनीतिक दलों ने ये गलती की? क्या वोटरों ने यह गलती की? यह गलती एसआईआर करने वाले चुनाव आयोग की गलती है या वोटरों की गलती है? या जो कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं, बीएलए कहाँ है, तो क्या यह उनकी गलती है? मैं समझता हूं कि यह चुनाव आयोग की गलती है और चुनाव आयोग को यह पनिशमेंट मिलना चाहिए था कि आप अगर समय नहीं है तो समय बढ़ाइए और समय बढ़ा करके लोगों का नाम दर्ज करवाइए जिनका नाम जिंदा रहते हुए मरी हुई सूची पर उनको बाहर कर दिया गया, जो गांव में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, उनको अस्थायी तौर पर स्थानांतरित बता करके हटा दिया गया, जिनके पास डबल एपिक नहीं है फिर भी उनको डबल में डाल दिया गया, जो बिल्कुल मौजूद हैं उनको लापता बता दिया गया। तो ये गलतियां चुनाव आयोग ने की है और उन गलतियों का लगातार खुलासा हो रहा है। अभी एक अखबार ने अपने रिपोर्टरों को भेज करके 30 रिपोर्टरों को लगा करके और 300 लोगों की सूची दे करके उसका वेरिफिकेशन करवाया, जो लोग जिंदा हैं, और उनको ये मरा हुआ बता दिया गया। ये क्या नजर नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को? आप बहुत सारी चीजों में सुओ मोटो कार्रवाई करते हैं, लेकिन इन चीजों पर कोई नजर नहीं दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि जो सूचनाएं आनी चाहिए थी, जो आपत्तियां दर्ज होनी चाहिए थी, वो आपत्तियां क्यों नहीं आ रही हैं? अभी हमारे पास आंकड़ा है, सीपीआईएमएल ने यहाँ पर 12 ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की शिकायतें दर्ज करवाई है, जो जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया गया है, वो रिकॉर्ड पर है, लेकिन वो अपडेट ही नहीं हुआ। मात्र 2 शिकायत अपडेट हुई है, बाकी की 10 शिकायत वैसे ही पड़ी हुई है। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा इसकी कि चुनाव आयोग के इसमें वेबसाइट पर वो शिकायतें अपडेट नहीं हो रही है? तो क्या इसके लिए ये राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार है? इसके लिए मतदाता जिम्मेवार है? तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ही एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इन चीजों को देखना चाहिए। आप टुकड़ों में बहुत सारी राहतें दे रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरा अप्रोच जो है, जो कहा गया था कि हम बिल्कुल ऐसे लोगों को, एक भी व्यक्ति को नहीं चाहते हैं जो इस देश का नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में रहे, तो ठीक है आपने किया, लेकिन ना तो ऐसे नागरिक आपको मिले, लेकिन सुधार के नाम पर आपने तमाम तरह की गड़बड़ियां कर दी। और उन गड़बड़ियों के लिए आप बीएलओ को दोषी ठहरा दीजिए, बीएलओ को दोषी ठहरा दीजिए, राजनीतिक पार्टियों पर जवाबदेही डाल दीजिए, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो मैसेज ये जा रहा है कि आप देखिए कि हाँ, जो अमित शाह जी बाहर कह रहे हैं कि ये एसआईआर पहले भी हुआ था, 2003 का तो मुझे कम से कम याद ही है, आप बाकी लोगों को भी याद होगा, ओंकारेश्वर जी को और सिद्धार्थ जी को, कि 2003 में जो हुआ था उसमें बीएलओ को वो सूची दी गई थी अपने बूथ की, जिस बूथ का वो इंचार्ज था, और वो मतदाता सूची लेकर के घर घर जाकर के उसने सर्वे किया था कि आपके घर में इतने लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें एक मर गए या एक कहीं चले गए या इसमें कोई एडिशन हुआ है, ये पूछा गया था पूरा सर्वे में। ये घर घर जाकर सर्वे हुआ था, कोई फॉर्म नहीं बांटा गया था, कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं मांगा गया था। तो एक तो ये झूठ बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो बात सदन में चर्चा करने से इनकार करते रह गए लगातार विपक्ष की मांग पर, उस पर आप बाहर में बहस करते हैं, आपकी पार्टी के नेता बहस करते हैं, आपकी ट्रोल आर्मी उस पर पूरा अभियान चलाती है, लेकिन संसद में इस पर जब बात होती है कि इस पर चर्चा हो, तो कहा जाता है कि चुनाव आयोग एक ये स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है, उसको उसके किसी भी कार्रवाई पर यहाँ चर्चा नहीं होगी। तो ये तो सबको पता है इस देश में कि संसद से ऊपर कोई नहीं है। तो जब संसद से ऊपर कोई नहीं है तो संसद में क्यों नहीं चर्चा इस पर होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है उसमें गलती चुनाव आयोग की, और भुगतना पड़ रहा है वोटरों को, राजनीतिक पार्टियों को, और जो छोटे मोटे कर्मचारी इसमें लगाए गए थे उनको। बहुत जगह बीएलओ को सस्पेंड किया गया है, उनका क्या दोष है? जिनके कनपट्टी पर पिस्टल रख करके कहा गया है कि जैसे भी करना है
वैसे कर करके और समय पर भर करके दे दीजिए। तब तो लोगों ने अपने अपने घरों में बैठ करके, कहीं हॉल में बैठ करके, कहीं किसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, कहीं किसी ऑफिस में, कहीं किसी दफ्तर में बैठ करके भर करके लोगों ने दे दिया। तो ये सारी गड़बड़ियां हुई है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट को और सब अब पूरे ये मीडिया में रिपोर्टेड है और ये ऑन रिकॉर्ड है, उसके बावजूद इस पर बात नहीं हो रही है। ये दुखद बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके आगे अगर आप देखें कि यह जो मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा, लोगों को वोटर लिस्ट से भगाने का मुद्दा, और एक तरह से ये वोटबंदी का जो पूरा मसला है, यह अब जनता के बीच बिल्कुल स्थापित हो गया हुआ है कि यह चुनाव आयोग एक तरह से भाजपा के इशारे पर सरकार के साथ मिलकर के ये हमारा नाम काट रहा है। क्योंकि बताइए कि इस एक ऐसा अभियान जिसके बारे में आप कहते हैं कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, उसके निर्णयों पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके निर्णयों को डिफेंड करने के लिए आप आ जाते हैं, पूरी तरह डिफेंड करते हैं, सब लोग मिलकर डिफेंड करते हैं, और उसकी खामियों पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। जो एग्रीव पर्सन है उसके पक्ष में आप खड़े नहीं होते हैं। एक भी वोटर को लेकर के बीजेपी को लोग सामने नहीं आए हैं या उनके एलाइज कि हाँ इनका नाम कट गया है, इनका नाम जोड़ा जाए। आप क्यों नहीं आ रहे हैं? सारे के सारे लोग आ रहे हैं मीडिया में लेकर के, अखबारों में रिपोर्ट आ रही है, आप अखबार के दफ्तरों में जाकर नहीं बता रहे हैं कि लीजिए ये हमारे क्षेत्र के मतदाता हैं, इनका नाम कट गया, इनको विस्थापित बता दिया गया, इनको मरा हुआ बता दिया गया। ऐसा कोई सीन आ रहा है? तो नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो यात्रा शुरू हुई है, वोटर अधिकार यात्रा, वो अब किसी राजनीतिक पार्टी की यात्रा नहीं रह गई है, वो एक तरह से जनता का सवाल बन गया हुआ है कि क्या इस देश में वोटर बने रहने का अधिकार बीजेपी से मिलेगा या संविधान से मिलेगा। ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, उसमें जो मनमानियां सामने आई हैं, उसमें जिस तरह की अराजकता सामने आई है, और उसके बावजूद उसके पक्ष में उस खास जो सत्ताधारी दल है वो पक्ष में खड़े हैं, और जो पूरी उनकी मशीनरी है उसमें खड़ा है, और खास करके मीडिया का एक हिस्सा भी खड़ा था। लेकिन इस आंदोलन का ही असर है और इस मुद्दे की गंभीरता का ही असर है कि आज की तारीख में एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रही थी। मैंने आज देखा कि प्रधानमंत्री जी खड़े, उनके साथ नीतीश कुमार हैं, और जिस तरह से तेजस्वी यादव हाथ में गमछा लेकर ऐसे करके घुमाते हैं और पूरी जनता सामने जो है एक तरह से दीवानी सी हो जाती है, मतलब वो युवाओं में जो क्रेज है वही करते हुए आज वो नजर आ रहे थे। मैंने वो वीडियो देखी। दूसरा मैंने देखा कि कैसे खुली जिप्सी पर जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। आज एक छोटा मोटा सही बाहर तो करने की शायद उनको हिम्मत नहीं हो रही होगी, लग रहा होगा कि उतने लोग, क्योंकि कंपैरिजन किया जाएगा इस यात्रा से और मोदी जी की इस रैली से, तो उन्होंने बाहर तो नहीं किया, लेकिन जैसे वो ग्रैंड एंट्री करते हैं उसी तरह से खुली जिप्सी में उन्होंने ग्रैंड एंट्री करने की कोशिश की। एक मैंने देखा कि एक विकलांग बच्चा था शायद, उससे उन्होंने अलग से जाकर मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं इसमें वो छवियां तो नजर आती हैं कि आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कामयाब हो पा रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर आज मैंने हवाइयां उड़ते हुए देखी। उनके चेहरे का भाव बिल्कुल सपाट था और उनको कोई पब्लिक रिस्पांस नहीं मिल रहा था। दोनों जगह मैं देख रहा था, बैठ करके लाइव देख रहा था, और दोनों जगह पब्लिक रिस्पांस बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और जो छवि गाड़ने की जो कोशिशें हो रही है, उससे मुझे लगता है कि कुछ हासिल तो नहीं होने वाला है। लेकिन भय इस स्तर का है कि आप पहले दिन से देखिए, जिस दिन यात्रा शुरू हुई उस दिन प्रधानमंत्री जी का रोड शो शुरू हो गया दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे पर। उसी दिन ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए। उसी दिन प्रधानमंत्री जी की बिहार यात्रा का ऐलान हो गया। तो ये तमाम चीजें बैक टू बैक जो क्यों हो रही थी, और उसके बाद और क्या हुआ कि जब यात्रा आगे बढ़ने लगी और जन समर्थन उसमें उभरने लगा, जनता चारों तरफ से भाग भाग करके आने लगी वहां पर, और उसमें कोई पहन ओढ़ करके एक ही तरह का आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी की जो सभा हो रही है, तो ये जो वहां पर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें लगता है कि सबको ड्रेस कोड दिया गया हुआ है। सब लोग वो एक ही किस्म की नारंगी कलर की साड़ी पहन के महिलाएं आई हुई है, उसी तरह का गमछा लेकर के पुरुष आए हुए हैं, एक ही तरह का टी शर्ट पहन के लोग आए हुए हैं। तो लगता है किसी पीरियड फिल्म में जब वो पूरी सेना सजाई जाती है तो उस तरह का जब दृश्य पैदा होता है तो लोगों को जुटाया जाता है। तो ये बिल्कुल जुटाई ही भीड़ थी, उसमें जनता का दोष नहीं। जनता को आप सजा धजा कर लाना चाहते हैं तो लोग मिल जाते हैं आने वाले, लेकिन वो जो कुछ है उससे मुझे लगता है कि ये जो संकट का मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है वो उसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि चीजें इनके खिलाफ इसलिए दिख रही है कि जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी
उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक संविधान संशोधन बिल लेकर के आ गए। वो बिल हम सबको पता है कि वो पारित होना बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है, लेकिन उससे इनके मंशा दिखती है। ये दिखाना क्या चाहते हैं, ये विपक्ष को डराना चाहते हैं, ये विपक्ष के बारे में बताना चाहते हैं कि देखिए देखिए हम तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पकड़ने नहीं देना चाहते हैं, हमको कानून नहीं बनाने देना चाहते हैं। लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए कि जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जिन लोगों के बारे में आपने किसी के बारे में कहा चक्की पीसेंगे, तो किसी के बारे में कहेंगे जेल में ही सड़ जाएंगे, लेकिन वो सारे आज बीजेपी के गोद में बैठ करके और पूरा राजभोग कर रहे हैं। उनमें से कितने लोगों का ये को सजा हुई और कितने लोगों को की रिहाई हो गई, ये सब दुनिया के सामने है। जो ईडी आपका है, वो जितने मामले उसने दर्ज किए उसमें से कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ, उसका कन्विक्शन रेट सबको पता है। तो ये इनके मुंह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये तो बिल्कुल एक तरह से लगता है कि जुमला और जोक सुना रहे हैं। आप बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्होंने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, धमकी दे करके कनपट्टी पर पिस्टल सटा करके लोगों से पैसा वसूल लिए गए, ये तो प्रमाणित हो गया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो यात्रा चल रही है उसमें जिस तरह की भीड़ आ रही है, लोगों का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं समझता हूं कि अब जनता का बन गया हुआ है, जनता का आंदोलन बन गया हुआ है। अब राहुल गांधी और तेजस्वी उसमें बस नाम मात्र हैं। अब ये जनता ने अपने हाथ में अब ले लिया है और ये आगे बढ़ रहा है। और यह इसलिए हो रहा है कि आप देखिए, बिहार एक ऐसा स्टेट है, हम सब लोग बिहार के रहने वाले हैं आपके अलावा, कि संविधान ने हमें मताधिकार दिया, लेकिन मताधिकार को जमीन पर हासिल करने के लिए उन तबकों को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ी, मशक्कत करनी पड़ी, जान गंवानी पड़ी, मार खानी पड़ी, जनसंहार झेलने पड़े, जिन तबकों पर आज निशाना साधा गया है। आज सबसे अधिक कौन लोग 65 लाख में हैं? सबसे अधिक गरीब लोग हैं, दलित है, पिछड़ा है, इस तरह के लोग हैं जो हाशिए के समाज के लोग हैं, जिनका से नहीं है, उनको आपने निशाने पर लिया है। और आपका मकसद यही था कि मरे हुए बहुत सारे लोगों का तो आंकड़ा उसमें आया, लेकिन जो प्रवासित का बता करके, अस्थायी रूप से प्रवासित बता करके जिनको भगाया गया है, वो सारे के सारे लोग ऐसे हैं जो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के लिए कहीं बाहर जाते हैं, आते हैं, और चुनाव जब होता है, चाहे पंचायत का हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, किसी तरह का चुनाव हो, उसमें वो अपने गांव और घर आते हैं वोट डालने के लिए। इन तबकों पर निशाना साधा गया है। ठीक है, तो यह एक ऐसा तबका है जो वोट अधिकार को लेकर के बहुत सचेत है और वोट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है। बाकी चीजें भाई, उससे आप उसका रुपया छीन लीजिए, उसके गले से चेन छीन लीजिए, उसकी घड़ी छीन लीजिए, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वोट छीन लीजिएगा तो वह तबका आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपसे लड़ेगा, वो अंतिम दम तक लड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि वोट उसके लिए सबसे बड़ा हथियार है और उसको लगता है, और उसके पास क्या है, उसके पास कोई जमीन, जायदाद, नौकरी, इस तरह की चीजें तो है नहीं, उसके पास एक वोट का अधिकार है, वो भी उससे छीना जा रहा है। तो उसको तो लग रहा है कि बिल्कुल उसके हाथ पैर सब कुछ काट दिए गए हैं और चलने के लिए कहा जा रहा है। ये इस तरह की स्थिति है। ओंकारेश्वर जी के पास मैं आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो हेमंत जी ने बात कही कि इसको पूरी तरीके से निरस्त ही करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को? क्योंकि अगर मुर्दा लोग जिंदा आ रहे हैं सामने, जिनके नाम काट दिए गए वो सामने आ रहे हैं, लगातार जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर उन लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, राहुल मिल रहे हैं, तेजस्वी मिल रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट मिल रहे हैं, तमाम तरह की, पूरा आप मीडिया में देखिए, पूरे सोशल मीडिया में देखिए, ऐसी वीडियोस जो है भरी पड़ी हैं। तो चुनाव आयोग ने इसको माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई कमेंट नहीं किया। ये जरूर एक तरह का सवाल खड़ा करता है कि उनको ये कहना चाहिए था, चुनाव आयोग को इस पर लताड़ लगानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को कि क्या कर रहे हैं, क्या मजाक है। जी, न्यायपालिका के लोग भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं बुशरा जी, काहे के लिए आप उनके मॉर्निंग वॉक में दिक्कत दे रही हैं? मॉर्निंग वॉक भी करना पड़ेगा उनको भी, इसीलिए जब वो जजमेंट देंगे तो देहरी पे दीपक वाली एक बात होती है। मैं आपको इस चीज को, आप जो हेमंत जी बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा नोट बना रहा था। ये जो भी एसआईआर के अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है, अंतरिम आदेश है, ये विपक्ष के लिए या भारत की जनता के लिए एक तात्कालिक राहत तो है, लेकिन भविष्य के लिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। डीडी लाइव जैसे दर्शक हैं, आप लोगों के दर्शक भी, आप भी हम लोगों को बुलाते हैं समीक्षा करने के लिए, तो हमारा ईमानदारी से कुछ चीजों को समीक्षा करके बताना एक महत्व होता है। सबसे पहली बार इस जजमेंट के बाद आगे से ये अगर एसआईआर खत्म नहीं हुआ
और ये जो पैटर्न इन्होंने इसकी प्रक्रिया घोषित कर दी है, तो इसका मतलब अगले कहीं पर भी एसआईआर होगा, हो सकता है वो बंगाल में हो या तमिलनाडु में हो, तो उसमें बीएलए लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। बीएलए मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट, और वो होता है राजनीतिक दलों का। और बिहार में मैं आपको बताता हूं, बिहार में कुल 91,000 पोलिंग बूथ हैं। उसमें भाजपा के पास करीब करीब 50,000 पोलिंग बूथ में बीएलए हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी है, आरजेडी के पास करीब 39,000 पोलिंग बूथ पर है। तीसरे नंबर पर जेडीयू है, जिसके पास करीब 28,000 पर है। और कांग्रेस के पास 5 या 6,000 बूथ पर ही बीएलए है। तो हमको ये अब ध्यान में रखना है कि ये चुनाव आगे कभी भी एसआईआर अगर होगा तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और कोई भी राजनीतिक दल को अब बीएलए के मामले में कोताही नहीं करनी चाहिए। आपको बीएलए हर जगह पर लगाना चाहिए, क्योंकि अब वो एक संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बीएलए का भी वहां पर रोल अब महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, संस्था और संगठन दोनों में बहुत अंतर होता है। मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, संस्था और संगठन में अंतर होता है। संस्था में लोग जाते हैं सेवा देने के लिए, संगठन में लोग जाते हैं सत्ता लेने के लिए। संगठन का एकमात्र काम होता है सत्ता में सत्ता संघर्ष करना। एक उदाहरण लीजिए कांग्रेस का। कांग्रेस मूलतः वो संगठन नहीं है, वो भारत की आजादी के लिए लड़ रही थी, इसीलिए आज तक उनके अंदर ना एक संस्था का नाम है जिसका नाम है कांग्रेस सेवा दल। वो लोग अभी भी संस्था की तरह सेवा देते हैं। दूसरी तरफ भाजपा देखिए, भाजपा की जो मातृ संस्था है आरएसएस, उसके नाम में ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं। अपनी सेवा करने के लिए वो संगठन बनाते हैं। तो संगठन जो होता है वो हमेशा सत्ता संघर्ष में लगा रहता है। सभी राजनीतिक दलों को आज के बाद कान खड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी घुमा फिरा के ये जो आदेश दिया है, इसमें बीएलए को बहुत अधिकार दे दिया। अधिकार नहीं भी दिया है तो बीएलए का रोल दे दिया है। अब सोचिए, बिहार में जो बीएलए हैं, बीजेपी के पास तो 90,000 में से आधे में बीएलए हैं, कांग्रेस के पास तो 10% में भी नहीं है। आप बिना बीएलए के, इस बार तो आपको एसआईआर में किसी तरह का क्या कहते हैं तत्कालिक राहत मिल गई, लेकिन इसी तरह का एसआईआर, नया एसआईआर बीएलए के साथ मिलके अगर मध्य ये क्या कहते हैं बंगाल में करे, और वहां पर कांग्रेस या विपक्षी दलों का बीएलए नहीं होगा, तो दूसरी बार तो आप कोर्ट में जाके स्टे नहीं ले सकते हैं। तो बहुत गंभीर बात है। अगर कोई भी राजनीतिक दल, भारत में कोई भी राजनीतिक दल हो, छोटा दल हो, बड़ा दल हो, राष्ट्रीय दल हो, क्षेत्रीय दल हो, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसके बाद आप ध्यान में रखिए, अपने बीएलए को हर जगह लगाइए। जिस तरह से बीजेपी पन्ना प्रमुख लगाती है, पन्ना मतलब हर पोलिंग बूथ के एक लिस्ट में जो एक एक पेज होता है ना, वो पेज का एक प्रमुख होता है उनका। आप अगर बीएलए में कोताही करेंगे तो अगली बार एसआईआर जब होगा तो इस बार की तरह आपको कोई तत्कालिक राहत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, अगली बार जाइएगा तो कहेगा आपका बीएलए था ना, वो काहे नहीं रोका इसको। आप बिना बीएलए के ही आपके वोटर कट जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हमें बुलाते हैं, क्या कहते हैं, समीक्षक के नाते ईमानदारी से समीक्षा करना, जब डीबी लाइव के दर्शकों को बताना हमारा धर्म है। आज के जजमेंट में तात्कालिक राहत है, लेकिन भविष्य के लिए संगठन है, जो भी राजनीतिक दल हैं, वो अपने आप को सेवा संस्थान के रूप में देखना बंद कीजिए। जैसे बीजेपी अपने आप को सेवा संस्थान के रूप में नहीं देखती है, वो अपने आप को संगठन के रूप में देखती है। वो सत्ता संघर्ष में लगी रहती है, सत्ता संघर्ष में लगने के लिए अपने बीएलए तक को बूथ पर लगाती है। दूसरे राजनीतिक दलों को भी ऐसा लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो अगली बार फिर से धोखा हो जाएगा। जी, बिल्कुल, आपने सही बात बोली है, और ये बात भी पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब आप बीएलएस की बात कर रहे हैं, तो किस पार्टी के पास कितने बीएलएस हैं, कितने जो हैं लोगों के पास पहुंच पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए कहीं न कहीं जब बीएलएस की बात कही गई, तो एक तरह से जैसे आईब्रोज अप हो जाती हैं, वो ज़रूर हुई कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो ओंकारेश्वर जी सीधे तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को कम से कम बिहार चुनाव तक निरस्त कर देना चाहिए था। उन्हें देखना चाहिए कि कैसे पूरा एरिया बाढ़ प्रभावित है। उन्हें देखना चाहिए कि कैसे लोगों के नाम जो काटे गए हैं, वो खुद सामने आकर कह रहे हैं कि भाई हम तो वोटर हैं, हमारे पास ये कागज जो है वो मौजूद हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है, अगर ये मसला इतना बड़ा नहीं होता पूरे बिहार में, तो ये अधिकार यात्रा जो निकल रही है, जन आंदोलन कैसे बन जाता? अगर ये मसला ही नहीं होता, अगर लोगों को लगता कि हाँ ठीक है 65 लाख कोई बात नहीं, कट गए तो कट गए। ये बात तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भी दिख रही है कि ये मसला कितना बड़ा है। आज उन्होंने तत्कालिक राहत दी है, लेकिन पूर्ण राहत देना क्या उनको नहीं ऐसा करना चाहिए था? अभी भी कहीं ना कहीं वो एक रास्ता दे रहे हैं चुनाव आयोग को।
बात राहत की नहीं है। उन्होंने तो चुनाव आयोग को भारी एम्बैरेसमेंट से बचा लिया है, लेकिन साथ साथ हम्म। ये भी कह दिया है कि तुम गलत हो, तुमने जो किया था वो सारी गलतियां थी, उलट दो उसको और फिर चुपचाप चले जाओ, जाके सबको वो कहो। उन्होंने, संवैधानिक संस्था है ना चुनाव आयोग भी, उसकी गरिमा को देखते हुए व्यक्ति का केस नहीं होता है, चुनाव आयुक्त केस नहीं लड़ता है, चुनाव आयोग लड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के बारे में फैसला कर रहा है और उसके फैसले को पूरी तरह उलट रहा है, तो साफ साफ कह रहा है कि भैया आपने गलती करी थी, अब जाइए जाके सुधारिए। दूसरा ये भी कहा था कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहाँ हैं। मतलब क्या उनको लग रहा था कि चुनाव आयोग जो वोट काट रहा है वो उनके वोटर्स नहीं थे क्या? मतलब पहले से ही ये तय है कि जो काट रहे हैं वो दूसरों के वोटर थे। आप इसमें जो बातें छुपी हुई हैं उसको पढ़िए। ये चुनाव हम्म। आयोग किसके वोट काट रहा था? अगर बीजेपी के वोट काट रहे होते तो बीजेपी ने तो देश भर में हंगामा कर दिया होता, उनको उल्टा टांग दिया होता। तो वो निश्चिंत बैठे हैं और ये काट रहे हैं, इसका मतलब ये वोटर किसके थे, या मतलब किसके के खिलाफ थे? तो अगर उसके खिलाफ थे और आप काट रहे हो और वो आधार कार्ड पे भी सवाल खड़ा कर रहे हो, तो इसने एक एक ठीक है कि उनको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वयं सक्षम है, उनको कोई ना गाइडेंस दे सकता है ना सलाह दे सकता है। हम ऑब्जर्वेशन उनके उस पे दे रहे हैं कि जो जनता का रुख है, जनता का फैसला क्या है। देखिए पिछले दिनों में कई ऐसे फैसले आए हैं जिसमें आम जनता ने ये माना है कि इस फैसले से आगे भी कुछ होना चाहिए था और उसके आगे की चीजें होनी चाहिए थी। अगर आप किसी चीज को गलत ठहराते हैं तो आम सिंपल सा उसका वो है नियम है कि भाई गलत है तो इसकी जांच भी हो और जांच हो उस पर कार्रवाई भी हो, गलती कैसे हो गई। तो ये तो कहीं ना कहीं उनको ये बताया गया है कि चूंकि आप एक संवैधानिक संस्था हो, आपने गलत कर दिया है, इसलिए इसको वापस लो और इसको सबको इंक्लूड करो। बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा है कि आप चुप हो, इसका मतलब क्या है, क्या इसके इसमें आपके वोटर शामिल नहीं है जो कट रहे हैं? ये सिर्फ इंडिया जी। अलायंस के आरजेडी के या कांग्रेस के वोटर्स थे? तो ये कुछ सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये फैसला किया आनंद फानंद में करने का, उसने सरकार को फंसा दिया है। सरकार इस फैसले से पूरी तरह से बैकफुट पर है। राहुल गांधी वहां गली गली प्रचार कर रहे हैं, किस बात का प्रचार कर रहे हैं? बेंगलोर में एटम बॉम्ब प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया, किस बात के लिए किया? डिजिटल डाटा मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? आप अगर अपना डाटा सही नहीं रखेंगे, आज भी एक जनार्दन मिश्र कोई बीजेपी के ही हैं, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में भी 1000 और एक 1100 एक एक कमरे में वोटर निकल रहे हैं। जो अनुराग ठाकुर ने जो बातें उठाई, अनुराग ठाकुर की बातों की भी जांच कर लीजिए कि भाई 6 कंस्टिट्यूएंसीज की उन्होंने बातें कही। अपोजिशन तो मांग रहा है कि भाई बनारस का भी हमको डिटेल दे दीजिए और पूरे देश का दे दीजिए। चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि नहीं साहब हम डाटा नहीं दे सकते हैं और डिजिटल डाटा और फुटेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको जांचने में 273 साल लगेंगे, उनको 273 नहीं 2073 साल लगने दीजिए। उनका अधिकार है देखना, उनको देखने दीजिए। आज के क्वांटम चिप के युग में वो 5 मिनट में डाटा देखा जा सकता है। आज आप सैकड़ों हजारों कैमरे आप वहां वहीं पर लगाए हुए थे कुंभ के दौरान, तो आप कह रहे थे ना कि डिजिटल कैमरे लगे हैं और सब कुछ। भगदड़ हुआ तो सारे कैमरे गायब हो गए, पता ही नहीं चला कि कौन सा कैमरा कहाँ था और कितने सारे लोग मारे गए। जी। तो ये देखिए, जो बात सिद्धार्थ जी ने कही, संस्था और संगठन की बात, दोनों में से एक मूल बात है। आप सत्य पर आधारित होंगे तो संस्था भी चल जाएगी, संगठन भी चल जाएगी। आप सेवा पर आधारित होंगे, समाज सेवा पर, तो संस्था भी चलेगी और संगठन भी चलेगा। आप न सेवा पर आधारित हैं और न सत्य पर आधारित हैं, तो असत्य कितने दिन चलेगा? कहते हैं ना सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। परेशान हो गया, काफी बिल्कुल। लंबे समय तक परेशान रहा। आज भी आज व्यक्तियों को, एक एक व्यक्ति को, कल सिद्धार्थ जी के पास सिद्धार्थ शर्मा और सिद्धार्थ वरदराजन में बहुत डिफरेंट है, दोनों अलग अलग प्रकार के जर्नलिस्ट हैं। सिद्धार्थ वरदराजन को क्यों जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में असम पुलिस के खिलाफ? क्यों वहां से उनको राहत मिलती है सर्वोच्च न्यायालय से? क्यों व्यक्तियों को जाना पड़ रहा है? और इससे नुकसान कितना हो रहा है? एक पत्रकार, एक लेखक, एक कवि, एक प्रोफेसर जब गिरफ्तार होता है तो वर्ल्ड की सारी कम्युनिटीज उससे जो है उसको जोड़ के देखती हैं।
पूरी दुनिया के एकेडमिशियन अपने आप को जोड़ लेते हैं अगर एक प्रोफेसर कहीं गिरफ्तार होता है। पूरी दुनिया के सिंगर्स खुद को जोड़ लेते हैं, एक गायक अगर उसको आप या व्यंग्यकार पे कुछ कहते हैं, और वही हाल पत्रकारों का होता है। आपकी फजीहत वर्ल्ड लेवल पे हो क्यों रही है? क्योंकि डाटा तो यहीं से जा रहा है ना। और यूएन इस मामले में, वहां के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो बड़ी कॉशियस हैं, वो ह्यूमन राइट्स को देखती हैं, एक्सप्रेशन ऑफ जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है उसको देखती हैं। आप हर प्रकार से लोगों के जो वोट का अधिकार छीन रहे हैं, बोलने का अधिकार छीन रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि ये मिसमैनेजमेंट आपके संस्था या संगठन में कर कौन रहा है, ये जिम्मेवारी किसकी है? हर बात तो एक व्यक्ति नहीं देखता ना। तो अंदर दिखाई नहीं दे रहा आपको कि ये मिसमैनेजमेंट कहां से हो रहा है और क्यों इतना ज्यादा हो रहा है, इसलिए उनको समस्या हो पड़ी है। जब आप बिल्कुल हाउस में देखें कि पहले प्रधानमंत्री के जिस जिस प्रधानमंत्री के आने पर नारा लगता था, देखो देखो कौन आया, शेर आया। कल क्या नारे लगे, क्या नारे लगे? 75 साल के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को लेके ऐसे नारे नहीं लगे हाउस में। ये क्यों दिन देखने पड़ रहे हैं? और फिर जो है, कल भी आज भी आपके मंच पे आरजेडी के किन लोगों को किसने खड़ा किया? 2 विधायकों को खड़ा किया, उसमें से एक विधायक का पति जो है बलात्कार के आरोप में आरोपी है और उसकी सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला वो है। किसने खड़ा किया आपके साथ? कोई आपको बदनाम करना चाह रहा है कि अभी भी आपकी भाजपा की वॉशिंग मशीन आपके इमेज के धोते हुए उसको धो रही है, और फिर आप नैतिक मोरल उसके हाई उसकी ग्राउंड की बात करते हैं कि मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रियों को उसमें जेल में डालूंगा और उनकी सदस्यता जाएगी, उनकी सरकारें जाएगी, ऐसा कानून ला रहे हैं। ये दोनों बातें नहीं हो सकती है ना। हाई मोरल सही ग्राउंड कह के रहे हैं। लिए हाई मोरल ग्राउंड पे रहना पड़ेगा आपको भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी। ये कौन लोग हैं जो बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे कर देते हैं? तो ये बड़ी मुश्किल चीजें हैं, आत्मालोकन करना जी पड़ेगा और आत्ममंथन करना पड़ेगा। ये मैं माफी चाहता हूं, मैं एक पहाड़ी इलाके में हूं, बड़ी मुश्किल से आपके साथ जुड़ पाया हूं। थैंक यू तेज हवाएं फॉर चल रही हैं, इसलिए ज्वाइनिंग। कैमरा भी हिल रहा है। जी, नहीं नहीं कोई तो बात नहीं, मुझे पहला इजाजत दीजिए पहले एको सिद्धार्थ हो जी रही के थी साथ आपकी आप। आवाज, बट अभी मैं अभी कमरे के बिल्कुल अंदर ठीक था, है। वो हवाओं की वजह से, और हवाओं से बाहर आया तो कैमरे को हाथ पकड़ के ये झूल रहा है तो ये मुश्किल है। थैंक यू पर आपकी आवाज जो है वो बुलंद है, तो वो कैमरे का हिलना उसमें कोई किसी तरह का कोई विवधन जो है वो नहीं पैदा कर रहा है, तो वो